हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी क्लास 11 जेक बोर्ड का जो बर्मा प्रेस है उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और तो और उसका बेसिक्स भी कंप्लीट करेंगे। यानी अगर अभी तक आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा टोटल चैप्टर। और उसका पूरा बेसिक्स करेंगे और बेसिक्स करने के बाद हम लोग बर्मा प्रेस को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यानी एक एक को अच्छे से हम लोग जानेंगे, उसके बारे में पूरा जानेंगे टोटल, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जल्दी से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितना भी पूरा बेसिक्स है ये टोटल बेसिक्स हम लोग इस वन वीडियो में कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर नहीं होता है तो प्लस में और एक वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक एक बेसिक्स को अच्छा से एकदम समझेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी के बारे में। मैं पहले आपको बता देता हूँ कितना क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो जेक बोर्ड है, टोटल आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 से 6 मार्क्स। तो आप 6 मार्क को पकड़ के चलिए। तो 6 मार्क में से जो पहला जो क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा वो होता है डिस्कवरी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ। अभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है इसका जो डिस्कवरी किए हैं ये है जे जे थॉम्सन। कौन है? जे जे थॉम्सन। देखिए, मैं आप लोगों को एक एक बेसिक समझाते हुए जाऊंगा शॉर्टली में। जितना जल्दी हो सके हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में बर्मा प्रेस को भी सॉल्यूशन करेंगे, तभी आपके दिमाग में घुसेगा। और तो और पूरा बर्मा प्रेस का आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया? जे जे थॉम्सन ने। कब किया? 1897 में। 1897, कभी कभी साल भी पूछ देता है। फिर आता है हम लोग के पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो ये होता है हम लोग का अर्नस्ट रदरफोर्ड। अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड। और इसको किया है 1917 में, 1917 साल में इसका डिस्कवरी हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड। अब आता है हम लोग के पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए जो न्यूट्रॉन है इसका जो डिस्कवर किया है ये है हम लोग का जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। और जो जेम्स चैडविक है इन्होंने निकाले हैं 1932 में। 1932। ठीक है, यानी उस टाइम हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो ये आ जाता है हम लोग का बेसिक बेसिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एकदम सबसे पहला सीढ़ी में, जो होता है डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। अब हम लोग समझेंगे रिलेटिव चार्ज के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव चार्ज। एक एक करके नोट्स में उठाइए और फिर बर्मा को सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ईजी लगेगा। रिलेटिव चार्ज। ठीक है, अब रिलेटिव चार्ज क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, रिलेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है इसका बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन इसका वैल्यू पूछता है, वैल्यू कि रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है आपका -1। क्या हो जाता है? -1। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाता है हम लोग का +1। क्या हो जाता है? +1। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है हम लोग का -1 एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाता है हम लोग का +1। अनदर ये क्या पूछ लेता है? रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन यानी ये होता है 0। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डिस्कवरी पढ़े और रिलेटिव चार्ज पढ़े। पूछेगा रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो -1, प्रोटॉन +1 एंड न्यूट्रॉन 0। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट चार्ज। इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज। ठीक है, पहले हम लोग पढ़े रिलेटिव चार्ज जो कंप्लीट हो चुका है, -1, +1 एंड 0। अब है इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या पूछेगा? ये इसका बेसिक वैल्यू पूछेगा। इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 या फिर -1.6022। ये फुल्ली है 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर बात रही इसकी प्रोटॉन का तो कुछ नहीं, सिर्फ ये जो है सिंबल हट जाता है। इलेक्ट्रॉन यानी माइनस बैठेगा और यहाँ पे सिर्फ प्लस बैठेगा।
और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा वैल्यू को याद रखना है और कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे बातें। अब देखिए एब्सोल्यूट मास क्या है, एब्सोल्यूट मास। तो एब्सोल्यूट मास क्या होता है देखिए, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात आए, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का। अगर प्रोटॉन का बात आए, प्रोटॉन का, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग डिस्कवरी पढ़ लिए, फिर रिलेटिव चार्ज पढ़े, इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट चार्ज एंड एब्सोल्यूट मास। जितना दूर हुआ अभी वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करके इस सब का वैल्यू को अभी याद करो। याद करने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को याद अभी तक हो गया होगा। तो देखिए अब क्या है, हम लोग जानते हैं कैथोड रे के बारे में। किसके बारे में, कैथोड रे। जो कैथोड रे होता है ये एक्चुअल किसको फ्लो कराता है, ये फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन। यानी कैथोड रे से क्या निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। और एक होता है कैनाल रे। कौन सा रे, कैनाल रे। तो कैनाल रे जो होता है ये प्रोटॉन को फ्लो कराता है। किसको, प्रोटॉन्स को। समझ में आ रहा है, कैथोड रे जो है वो है इलेक्ट्रॉन एंड कैनाल रे जो है वो प्रोटॉन। बस ये सबको भी अभी थोड़ा याद कर लो तुरंत। ठीक है, अभी तक याद हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। किसके बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक, ताकि आप लोगों का एक भी एमसीक्यू छूटे ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं देखो, क्वेश्चन रहेगा कुछ इस टाइप का कि Ca2+ आयन, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है, Ca क्या है, कैल्शियम। Ca क्या है, कैल्शियम। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है Ca का, कैल्शियम, कैल्शियम का 20, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 20 लिख देंगे। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, 2+ है। क्या है, 2+। तो देखिए अगर यहाँ पे 2+ है, इसका मतलब 2 को माइनस करना होगा। 2 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे करेंगे माइनस, इसका अपोजिट। तो 20 - 2 क्या हो जाता है हम लोग के पास, 18। क्या हो जाता है पास, 18। तो ये हो गया हम लोग का आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं रहता है। ऑप्शन में किस टाइप का रहता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऑप्शन में है के, ऑप्शन 2 में है Al, ऑप्शन 3 में है Ar एंड ऑप्शन 4 में है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग कुछ भी Na। ठीक है, तो आंसर क्या निकला, 18 निकला। तो 18 कौन सा एलिमेंट का है, 18 होता है हम लोग का आर्गन का। किसका, आर्गन का, यानी क्या है, Ar। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है, इस टाइप का हम लोग निकालेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और बेसिक से पता चलेगा। जैसे कि मान लेते हैं Mg2+, क्या रहता है, Mg2+। तो Mg2+ को हम लोग कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 में मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे है आपका नियोन, या फिर मान लेते हैं हम लोग Na या फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन 2 में है ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 में है मान लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम, एंड ऑप्शन 4 में है आपका पोटेशियम। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होगा और कैसे नहीं देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। क्या होता है, 12। तो मैग्नीशियम क्या है, Mg2+, Mg2+। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, Mg का एटॉमिक नंबर लिखेंगे यानी 12 हो गया। ऊपर में क्या है, +2 है, तो करना क्या है, -2। तो 12 - 2 क्या होता है, 10 होता है, राइट। क्या होता है, 10 होता है। तो 10 कौन सा एलिमेंट का आता है, 10 हो जाता है हम लोग का नियोन का। किसका, नियोन का। समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है, नियोन का। अच्छा रुकिए, यहाँ पे मैं देते हैं, यहाँ पे है Na+, ऐसा कुछ है। देखिए आंसर क्या हो सकता है, नियोन। 10 नंबर में नियोन ही आता है। तो क्या इस चारों ऑप्शन पे नियोन है, नहीं है। तो आप लोग के माइंड पे कन्फ्यूजन क्या होगा कि अरे यार आंसर तो है ही नहीं, यानी क्वेश्चन ही गलत है। बट नहीं, यहाँ पे आंसर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो, पहले इधर इसको लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 19 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13। अब कौन बचा है, सोडियम। सिर्फ सोडियम नहीं, बचा है Na+। क्या बचा है, Na+। अब Na मतलब क्या होता है, 11 लिख दिए। ऊपर में क्या है, प्लस है। क्या है, ऊपर में प्लस है। अब प्लस कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो प्लस है यानी माइनस करना होगा, 1 है तो 1 ही है। तो 11 - 1 क्या हो गया, 10। तो आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आया? इस टाइप का होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लिया आप लोग, हम लोग बर्मा प्रेस फिर से करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, देखिए अब हम लोग थोड़ा जानेंगे रदरफोर्ड के बारे में। किसके बारे में? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो थे वो एक्चुअल क्या किए थे, वो डिस्कवरी किए थे। किसके किए थे? एटॉमिक न्यूक्लियस का। एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस याद रहना चाहिए। रदरफोर्ड किसका डिस्कवर किया? एटॉमिक न्यूक्लियस। और एक न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे, ये जो बीच में, इसके चारों साइड में क्या रहता है? ऑर्बिट रहता है, ठीक है, यानी सेल रहता है, KLMN वाला। ये जो बीच वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बीच क्या क्या रहता है? इसमें रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाकी साइड में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस के बीच क्या क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहता है। ये याद रहना चाहिए, न्यूक्लियस में दो चीज़ रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। अब देखिए इतना दूर तक कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि प्रोटॉन का वैल्यू दिया है मान लीजिए 19 और न्यूट्रॉन का वैल्यू दिया है 20, ठीक है। तो हम लोग को निकालने बोला है कि एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन कितना है? 19 है। न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। मैं आप लोग को दो फार्मूला देता हूँ। एक फार्मूला है Z इक्वल टू P इक्वल टू E, ये एक फार्मूला है। और एक फार्मूला है A इक्वल टू P प्लस एन। ए इक्वल टू क्या है? P प्लस एन। ये दो फार्मूला है। देखिए जो Z होता है, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। Z मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। P मतलब होता है प्रोटॉन। P मतलब क्या? प्रोटॉन। और E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम A मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। P मतलब प्रोटॉन और N मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हम लोग को निकालना क्या है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास मतलब कौन सा? A, ठीक है। तो देखिए तो A इक्वल टू P प्लस एन, यही फार्मूला होता है। तो P की वैल्यू कितना है? 19। N का वैल्यू कितना है? 20। तो आंसर कितना हो गया? 39। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो इसी टाइप का बेसिक बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे आपको प्रोटॉन का वैल्यू दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का वैल्यू दिया रहेगा, और निकालने बोलेगा कि एटॉमिक मास निकालो। क्या हम लोग निकाल नहीं पाएंगे? ऑब्वियसली पाएंगे। तो धीरे धीरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाते जाइए, फिर बर्मा प्रेस को देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को अभी पार कर जाएंगे एकदम स्पीड में, फिर बर्मा प्रेस कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, फंस जाओगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो, अदरवाइज पूरा तरह से फंसोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा और समझते हैं और थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया है कि मान लेते हैं ब्रोमीन का, ये Br35 और इधर में हम लोग का आता है 80, ठीक है। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है? हम लोग को निकालने बोला है कि इसका प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का, ये तीनों का वैल्यू निकालो। प्रोटॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, ठीक है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है हम लोग का जेड। क्या होता है? जेड। जेड मतलब क्या? जेड मतलब है एटॉमिक नंबर, राइट। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है ए। ए माने क्या? ए माने एटॉमिक मास। इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हम लोग को निकालने के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैंने अभी क्या किया था? दो फार्मूला दिया था, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला को भी लिखते हैं कि जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई, जो फर्स्ट फार्मूला था इधर वाला, राइट। तो इसको मैंने लिख लिया। अब देखिए जेड का वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो कितना है? 35 लिखेंगे। तो 35 इक्वल टू पी है, तो पी का वैल्यू कितना होगा? 35। अगर 35 इधर में है तो इक्वल टू ई है, हो सकता है। यानी मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है? पी है। यानी प्रोटॉन का वैल्यू कितना है? 35। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कितना होगा? वही 35 होगा। तो प्रोटॉन निकल गया हम लोग के पास 35, इलेक्ट्रॉन भी निकल गया 35। अब निकालना क्या है? न्यूट्रॉन है। तो हम लोग और एक फार्मूला क्या जानते हैं ना, ए इक्वल्स टू क्या? पी प्लस एन, निकालना इसको है। तो ए, पी इधर में आएगा तो माइनस पी इक्वल टू एन, होगा कि नहीं होगा? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हो गया हम लोग का कितना? ए का वैल्यू 80 है। कितना है? 80। तो 80
माइनस पी कितना है 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। देन एन इक्वल्स टू क्या हो गया 45। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस टाइप से हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे और बेसिक्स बेसिक्स क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। किसके बारे में? आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं देखिए, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं आइसोबार के बारे में। किसके बारे में? आइसोबार। देखिए बेटा, आइसोबार एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी ठीक इसका अपोजिट। ठीक इसका क्या? अपोजिट। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट। यहाँ पे एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसका डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे बोर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। किस में बढ़ेंगे? बोर थ्योरी। देखिए न्यू टॉपिक बोर थ्योरी। यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट बहुत इजी वाला, मैं अभी समझा दूंगा। तो बोर थ्योरी में हम लोग को पढ़ना सिर्फ क्या है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम। देखिए जो कभी भी स्ट्रक्चर एटम को पढ़ा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए बोर थियरी में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और पूरा बेसिक्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू आप लोगों को लगाना है। तो एंगुलर मोमेंटम में हम लोग एक ही चीज़ पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला। वो क्या है ना, एम वी आर इक्वल टू है एन एच बाई 2 पाई। आप लोगों को पढ़ना क्या है, इसको। जहाँ पर भी क्वेश्चन देखेगा कि बोर थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन एच बाई 2 पाई। बट कैसे लगाना, देखिए क्वेश्चन रहेगा कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? फिफ्थ ऑर्बिट। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये जो 5 है ये है एन का वैल्यू। किसका वैल्यू? एन का वैल्यू। तो फॉर्मूला बैठा हो एन एच बाई 2 पाई। तो एन के जगह पे क्या लिखेंगे? 5। तो क्या होगा? 5h बाई 2 पाई। 2 और 5 कट गया 2.5, तो आंसर हो गया 2.5 h बाई 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक से समझो बर्मा प्रेस में, और अच्छा से हम लोग करने वाले हैं इसको, ताकि आप लोग का टोटली पूरा पूरी क्लियर हो जाए। राइट, इतना तो आपको पता ही है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा जीमैन इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? जीमैन इफेक्ट। देखिए जीमैन इफेक्ट आई थिंक आप लोग इतना बेसिक से नहीं पढ़े होंगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बुक्स कभी पढ़ते ही नहीं हो। राइट, कभी नहीं पढ़ते हो। तो जीमैन इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, देखिए इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ, इसका डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है, इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in its component in its component in presence of external magnetic field. External magnetic field is called Zeeman effect. is called Zeeman effect. देखिए ये क्या है, इट इज़ ए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रम होता है ये इसका स्प्लिटिंग का लाइन है, जो किसके प्रेजेंस में रहता है? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रहता है, बट एक्सटर्नली। इसको हम लोग बोलेंगे जिमेन इफेक्ट। इसको थोड़ा याद कर लीजिए, आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल भी आया है जिमेन इफेक्ट से। बेसिकली जिमेन इफेक्ट इज 2 टाइप्स। ठीक है, एक है नॉर्मल जिमेन इफेक्ट, और एक होता है एनोनमस। ठीक है, सॉरी एनोमोलस। ठीक है, इस टाइप का। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं सीरीज के बारे में। देखिए सीरीज के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, सीरीज के बारे में फिर मैं थोड़ा बता देता हूँ। चलिए सीरीज के बारे में, यहाँ पे हम लोग का है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 6, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से एक लाइन निकला है, यहाँ से एक लाइन निकला है,
यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। अब देखिए पहले जो लाइन है यहाँ से आता है N1 तक जाता है, फिर यहाँ से आता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक। ये जो सीरीज है इस सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज? लाइमन सीरीज, ठीक है। जो क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट होता है, यूवी होता है, ठीक। फिर क्या आया, फिर और एक सीरीज आया, और एक सीरीज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज? बाल्मर सीरीज। फिर आएगा आपका पास्चन सीरीज, फिर आएगा आपका ब्रैकेट सीरीज, इस टाइप से जाएगा। फिर आएगा आपका पी फंड सीरीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जो बाल्मर सीरीज होता है विजिबल होता है। क्या होता है? ये विजिबल होता है। यहाँ पे थोड़ा बेसिक याद रखना है। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर सीरीज विजिबल, ठीक है। फिर आपका ब्रैकेट सीरीज इन्फ्रारेड, ये भी इन्फ्रारेड, ये भी इन्फ्रारेड, इस टाइप का। तो ये सीरीज को थोड़ा याद रखना है। कैसे याद रखना? जब n इक्वल्स टू 1 वो है लाइमन सीरीज, n इक्वल्स टू 2 बाल्मर सीरीज, n इक्वल टू 3 पास्चन, n इक्वल टू 4 ब्रैकेट, n इक्वल टू 5 पी फंड। वाह। लाइमन सीरीज क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे, बाल्मर सीरीज विजिबल रे, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड, पी फंड इंफ्रारेड। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा बर्मा प्रेस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास जो टॉपिक है वो है आपका डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जो है इसका क्या है? रिलेशनशिप, डी ब्रोगली का रिलेशनशिप, ठीक है। तो डी ब्रोगली का जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस टाइप का, इसका फॉर्मूला को याद रखना है कि लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम भी, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम भी, यही है। जहाँ पे आपका h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। फिर क्या है? जो लैम्बडा है ये क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ। जो प्लांक कांस्टेंट है इसका वैल्यू भी ले लेते हैं 6.026 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है हम लोग का डी ब्रोगली का रिलेशनशिप, ठीक है। इतना थोड़ा याद रखना है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला याद रखना है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए लास्ट थोड़ा जाते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे आपका बर्मा प्रेस में। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है क्या होता है? जो डेलेक्स, डेलेक्स यानी अनसर्टेनिटी, ये इन्वर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल पी कुछ इस टाइप का। सिर्फ वैल्यू याद करो और कुछ नहीं याद करना है। बेसिक बेसिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे, बर्मा प्रेस को सॉल्व करेंगे, आराम से नंबर बहुत याद आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल बेसिक क्लियर, ठीक है। मैं इसे मान लिया हूँ हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन का जितना भी बेसिक है ये इतना है। टोटल क्वेश्चन 115 है। 115 में से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 60 क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में। और इसका टोटल ये टोटल इसका बेसिक्स है। जितना बेसिक्स अगर क्लियर नहीं हुआ फिर से आगे जाइए और फिर से चेक करिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आपका बर्मा प्रेस में। देखिए तो आगे हम लोगों का बर्मा प्रेस का क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? तो हम लोग एकदम पहले बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया। किसने किया? जे थॉमसन ने। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का किसने किया? प्रोटॉन किसने किया? चलिए देखते हैं। तो प्रोटॉन का किया हम लोगों का अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। किसने? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ये वाला रदरफोर्ड, ये वाला नहीं, ठीक है। चलिए हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का किसने किया? ऑब्वियसली जेम्स चैडविक, ठीक है। 4 का चलते हैं। 4 का देखिए, देखिए 4 का आ जाते हैं हम लोग।
देखिए जो 4 का क्वेश्चन है रे भाई, ये बंद नहीं हो रहा है। देखिए रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1 होता है। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर -1। ठीक है, -1। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, +1। अभी हम लोग बेसिक्स में पढ़े, बहुत ईजी लग रहा है अभी। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो 0। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रिकल। मैं क्या बोल रहा था, याद कर लो। तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, माइनस में रहना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्लस में रहना चाहिए। ये हो गया हम लोग का आंसर, बहुत ईजी है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, P+N, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एब्सोल्यूट मास, ये भी मैं बेसिक्स में बोला था कि आप लोग याद कर लो। तो मास का जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, ये वाला आंसर है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। भाई इसको याद करना है, इसको मैं क्या समझाऊँ, राइट। अब इलेक्ट्रॉन का आ जाता है एब्सोल्यूट मास, तो इसका आंसर एकदम करेक्ट है, ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी P+N। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए कैथोड रे आर फ्लो ऑफ, मैं अभी बोला था कैथोड रे किसका फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। और कैनाल रे किसका करता है, प्रोटॉन का। ठीक है, देखिए लास्ट क्या है 15 का, व्हिच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम में कौन नहीं रहता है, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, यानी क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और क्या रहता है, और आपका रह जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो कौन नहीं रहता है, तो न्यूट्रॉन नहीं रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन पे क्या बोला है, Ca2+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये वाला क्वेश्चन मैं बेसिक्स में करा चुका हूँ। Ca2+, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। 2+ है, यानी यहाँ पे 2 माइनस करना होगा। तो आंसर क्या हो गया, 18। तो 18 यानी कौन सा होता है, आर्गन। तो आर्गन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पे। तो आंसर इज करेक्ट। फिर क्या है Mg2+, तो Mg2+, तो Mg यानी क्या है 12, 2+ यानी -2, तो कितना हो जाएगा 10। 10 यानी कौन सा, नियॉन। बट क्या इसमें नियॉन है, नहीं है। तो देखो इधर में Na+ है, Na+, Na यानी 11 +1 यानी -1 यानी 10, मैच कर रहा है, तो आंसर ये करेक्ट है। इस टाइप का हम लोग बेसिक जानेंगे। फिर क्या है K+, देखिए K+ क्या होता है, K यानी 19, पोटेशियम का 19 होता है, प्लस कुछ नहीं मतलब 1 है, तो +1। तो यहाँ पे उल्टा करना है, यानी -1, यानी क्या होता है 18। तो 18 किसका होता है, आर्गन का। तो आर्गन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कुछ भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो CO का निकाल लो, कार्बन की कितना होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, यानी कितना हो गया 14। 14 यानी कौन सा होना चाहिए, देखिए HF, F क्या होता है 9, H होता है 1 यानी 10। 14 के साथ मैच नहीं करनी, ये तो होगा नहीं। N2+, N2, N यानी कितना होता है 7, 2 नीचे में यानी गुना 2, और +1 है यानी -1। तो 7 दूनी 14 -1 यानी 13 हो रहा है, कितना 13। इसके साथ मैच नहीं करनी, ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, N2, N यानी क्या होता है 7, 2 यानी क्या होता है 2 यानी 14। तो देखिए ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। इस टाइप से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। फिर 20 नंबर का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। तो CH4 का निकलना है, कार्बन यानी कितना हो गया 6, हाइड्रोजन 1 × 4 यानी कितना हुआ 10। तो 10 किसका होता है, नियॉन का। तो नियॉन कहाँ पे है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 21 का देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन लार्जेस्ट है। ठीक है, देखिए पहले क्या Na क्या होता है 11 होता है, Na+ क्या होगा 10 होगा, क्यों कैसे, Na+, Na का 11 होता है, तो +1 यानी -1 यानी 10। तो K होता है 19, K+ क्या हुआ 18। तो 11, 10, 18, 19 कौन बड़ा है, 19 बड़ा है, इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हुईज स्पीसीज हैज स्मॉलेस्ट साइज, कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, मैग्नीशियम 12 होता है, Mg2+ 10 होता है, एल्यूमिनियम 10, 10 होते हैं क्या, एल्यूमिनियम का 13 - 3, हाँ 10 होता है, Mg2+ 12 - 2
अरे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया, रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए मैग्नीशियम का होता है आपका 12, एल्यूमिनियम का होता है 13, Mg2+, मैग्नीशियम का ऑलरेडी 12 होता है, 2+ है यानी -2, तो कौन हो गया 10 हो गया, राइट। अब देखिए एल्यूमिनियम का कितना 13 होता है, बट 3+ यानी -3 होगा, तो भी 10 होता है। भाई इसका आंसर बोथ बी एंड डी, आंसर इसका रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर रॉन्ग है, पता चला ना। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास कुछ इस टाइप का। ये क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन का वैल्यू कितना है 19 और न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना है 20, तो निकालना है मास नंबर यानी एटॉमिक मास। तो ए इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, P+N, P होता है 19, ये होता है 20, तो हो गया आपका 39। देखिए इसमें कहीं भी 39 नहीं है, यानी इसका आंसर ही गलत है, ये होगा आंसर 39, ठीक है। यही है हम लोग का बर्मा प्रेस। और आप लोग क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो भाई, रट्टा मत मारा करो, बेसिक समझो फिर किया करो, ठीक है, वरना फंस जाओगे। देखिए 25 का क्वेश्चन, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 न्यूट्रॉन। कितना न्यूट्रॉन है 18 न्यूट्रॉन। देखिए हम लोग का न्यूट्रॉन जो है 18 है और प्रोटॉन जो है 17 है, तो एटॉमिक मास निकालना है। वही सेम फार्मूला E = P+N, बहुत ईजी है। 17 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 35, 35 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए पे, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए 26 का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस C6 एंड 13। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बाबू, आ जाओ। देखो C है, इधर में 6, इधर में 13, ठीक है। जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, ऊपर को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इतना तो समझ में आता ही है, ठीक है। तो देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, यही जानते हैं। निकालना क्या हम लोग को बेसिकली न्यूट्रॉन, तो जेड का वैल्यू 6 है तो पी इक्वल टू ई, इतना भी पता है, राइट। हम लोग को निकालना क्या है, ए इक्वल टू P+N, तो ए माइनस पी, ये इधर में आया, इक्वल टू एन, तब न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे। तो ए का वैल्यू दिया है कितना 13, माइनस पी का वैल्यू कितना दिया है, पी यानी 6, तो कितना हुआ 7 हुआ, कितना हुआ 7, तो एन का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास 7। समझ में आया, इस टाइप से निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, इजी ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जब भी बोलेगा कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए, जब भी न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोलेगा और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि Fe इधर में 26 इधर 56, इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर न्यूट्रॉन निकालने बोल रहा है और इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको और इसको माइनस कर दो, तो 56 और 26 को माइनस करो, कितना हुआ 30, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बहुत ईजी है। सेम फार्मूला इसको लगाओ, न्यूट्रॉन निकालना है तो 24 को 12 के साथ माइनस करो, तो कितना रहता है 12 रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो न्यूट्रॉन निकालना है, ये है, तो 16 से 8 माइनस, तो कितना बचा 8। हाउ मैनी न्यूट्रॉन, फिर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा है, तो 234 के साथ 92 को माइनस करो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 142। फिर सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, SR 38 इधर में 88, तो 88 और 38 माइनस, तो 50, इन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा और हट के थोड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया बहुत ईजी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। हम लोग बेसिक में कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, क्या है ब्रोमीन का, राइट। इधर में 35 इधर में 80, तो हम लोग को प्रोटॉन भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए और न्यूट्रॉन भी चाहिए। कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन तो निकल जाएगा आराम से, कैसे ना, इसको और इसको माइनस करेंगे, अभी हम लोग सीखे। तो 80 और 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा
45 आएगा। तो न्यूट्रॉन आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, नीचे वाला को बोला जाता है जेड। तो अगर ये 35 तो प्रोटॉन भी 35, अगर प्रोटॉन 35 तो इलेक्ट्रॉन भी 35। बस निकल गया 35 35 45। ठीक है, 35 35 और 45, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है 33 का, द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक मास 35। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत ईजी है। कैसा है ना, जो एटॉमिक नंबर है ये आपका है 17 और एटॉमिक मास है ये 35। तो इसका कंप्लीट सिंबल क्या होगा, देखिए एटॉमिक नंबर नीचे होता है तो किसका होता है, क्लोरीन का। तो Cl हो गया 17 और इधर में 35, इन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर इतना। अब है एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 233। तो इसका सिंबल कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हम लोग का यूरेनियम का, ये वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर भी हम लोग किए थे, बहुत ईजी है, समझ आ रहा है कि नहीं। बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इधर में तो फिर से आ गया इतना दूर बेकार का, चलिए फिर भी चलेगा। देखिए इतना हम लोग कर चुके हैं अभी फिलहाल। हाँ 35 का करते हैं। 35 का देखिए इधर में यार रेड कलर, हाँ देखिए क्वेश्चन है द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद एटॉमिक नंबर डी। डी यानी देखिए ये वाला कंसेप्चुअल है, बोला है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कौन सा है, एटॉमिक नंबर है हम लोग का जेड, ये क्या है डी है, क्या है डी। अब जो डी है ये हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए डी मतलब कितना नंबर पे आता है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पे। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर कितना दिया है, एटॉमिक नंबर 4 दिया है, और मास नंबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो 4 किस में होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी बेरिलियम कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन। समझ में आया, नहीं आ रहा है वीडियो पीछे करो फिर देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन कौन नहीं है, हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप, ये वाला 3, इसको बोला जाता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो एक्टिनियम हो जाएगा आंसर, ये नहीं होता है। फिर बोला हुईच इज द फॉलोइंग पेयर आर आइसोटॉप, इसमें से कौन आइसोटॉप्स है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। फिर देखिए हुईच इज द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबर। आइसोबर क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। देखिए 39 का आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग बच्चा भी नहीं हो। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर देखिए, फाइंड आउट द नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सेम टॉपिक है, हम लोग अभी किए हैं, तो इसको आप लोग खुद बनाओ और अब बना भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, 41 का देखते हैं। 41 में क्या है, 41 में बोला है कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट, ये भी बेसिक्स में हम लोग कर चुके हैं। जब भी बोर थ्योरी आएगा एंगुलर मोमेंटम में एक ही फार्मूला है NH/2π। n का वैल्यू क्या है 5, तो 5h/2π, 5 कट गया तो क्या होगा 2.5 h/π। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमेन इफेक्ट। बेसिक में जीमेन इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए Cl17 तो ये क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। व्हिच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करता है। हीलियम कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। फिर क्या है 2s1, ऊपर में क्या है 1 है, इसको देखना होता है। तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 नंबर पे कौन आता है, लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच अपीयर इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में कौन रहता है एक्चुअल में,
विजिबल रीजन में होता है बल्मर सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये आंसर गलत है। व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करस्पेंड टू अल्ट्रावायलेट, यूवी कौन है, लाइमन सीरीज, तो ऑप्शन नंबर ए। व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड कौन हो जाएगा इनमें से, एक्चुअल में इनमें से हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि पर्सन सीरीज जो होता है वो भी होता है बट बाकी सब भी तो होता है, टर्म तो जा ही रहा है, ठीक है। व्हिच एटम इज इंडिकेट बाय द कन्फिगरेशन दिस, देखिए इसको थोड़ा देखिए, नियॉन क्या होता है, नियॉन हो जाता है आपका 10 होता है। फिर क्या बोला मैं, ऊपर को देखना, ऊपर को, तो नियॉन के पास 2 है तो यहाँ पे 2, फिर 3 है, फिर 3, तो हो गया 10, 2 12, 3 15, 15 में कौन आता है, फॉस्फोरस, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी पी। इसको देखिए, नियॉन कितना नंबर पर था, 10 नंबर प्लस, ऊपर में क्या है 1, तो 1, 11, 11 में कौन आता है, सोडियम, तो ऑप्शन नंबर ए। इजी है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। व्हिच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन फॉरेस्ट टू 3D1, तो आर्गन होता है आपका 18 नंबर पे, ऊपर में 2, ऊपर में 1, तो 2 + 1, तो 18 + 2 20 और 21, ठीक है। कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 50 क्वेश्चन हो गया और सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। देखिए 51 में क्या आता है, व्हिच एटम इज इंडिकेट बाय द कॉन्फ़िगरेशन एयर फॉर S1, तो आर्गन का क्या होता है, 18 होता है, राइट। फिर क्या होता है, ऊपर में देखना होता है, नीचे नहीं देखना है, ऊपर में, ऊपर में 1 है तो 1 = 19 हो गया, तो 19 किसका सिंबल है, पोटेशियम का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर देखिए O2-, ये क्या है, O2-, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, क्या होता है 8, ठीक है, तो 8 हो गया। फिर क्या, 2- है, ऑपोजिट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो +2 होगा, यानी 10, 10 यानी किसका, नियॉन का, तो नियॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन। अच्छा चलिए, जो आपका पार्ट 2 वाला वीडियो जाएगा उसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा दूंगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 नंबर आता है, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए 3 2 5 2 7 1, तो 1s2 2s2 2p3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर Na+, किस टाइप का होगा, देखिए Na+ बहुत ईजी से होगा, कैसे होगा देखिए, Na हो जाता है आपका 11 और प्लस है यानी -1 यानी 10, वही नियॉन का, ठीक है, वही नियॉन का, तो नियॉन का कौन सा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर 55 का देखिए, लिथियम यानी 3 नंबर आएगा, तो 1s2 2s1, बस ऑप्शन नंबर ए। F- यानी कितना, 9 नंबर, और -1 यानी +1 होगा, यानी हो जाएगा आपका 10, तो 10 कौन सा होगा, 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, व्हिच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रोगली रिलेशनशिप, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया अभी, क्या होता है, लैम्बडा = h/mv, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बचा है शायद, हाँ 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या है, nh/2π, और कुछ नहीं करना है। तो n का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4h/2π, 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 2h/π, तो 2h/π कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, समझ में आया। फिर देखिए 59, एज पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोमेंटम एंड रिलेटिव पोजिशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़े थे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बोर का मॉडल है ये कौन सा चीज़ को अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड, बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बस बहुत ईजी से हम लोग समझ लिए हैं बर्मा प्रेस का सॉल्यूशन को भी, और अच्छा खासा हम लोग बेसिक्स की भी। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन को अभी कवर किए। कितना क्वेश्चन को किया हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को किए हैं,
60 क्वेश्चन को। जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या समझाऊंगा मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका पार्ट 2 होगा वो भी थोड़ा अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा एकदम बेसिक, ठीक है। फिर क्या और थोड़ा बेसिक जो बाकी है, और फिर बर्मा प्रेस का 61 से लेकर के 115 तक, फिर टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक हम लोग चैप्टर लेंगे। तो गाइस देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हम लोग के चैनल को, ठीक है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।